हम कह रहे हैं क्रोमेटीन के कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, हिस्टोन हो गया, नॉन हिस्टोन हो गया। हिस्टोन बेसिकली 5 डिफरेंट तरह का हमको देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसा उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट है। तो अगर मैं हिस्टोन की बात करूं, इस पर्टिकुलर प्रोटीन की बात करूं हिस्टोन की, तो हिस्टोन किस बेसिस पे हम कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of relative amount of relative amount of arginine arginine and lysine, ये 5 डिफरेंट तरह का होता है। अमाउंट ऑफ लाइसिन एक है, लाइसिन रिच होता है। लाइसिन और आर्जिनिन दोनों के दोनों एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है। ठीक है, दूसरा हो गया स्लाइटिन। थोड़ा सा लाइसिन का अमाउंट क्या होता है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्लाइटली कम होता है, स्लाइटली लाइसिन रिच। एंड एक जो कैटेगरी है वो आर्जिनिन भरा होता है उसमें। तो 3 तरीके से डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट। एक हो गया हमारा लाइसिन रिच। तो लाइसिन रिच जो होता है वो टाइप ऑफ हिस्टोन H1 बोलते हैं। स्लाइटली लाइसिन रिच जो होता है वो H2A, हम लोग देखेंगे हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे तो H2B। और आर्जिनिन रिच होता है, 2 होता है H3 एंड H4। तो 5 हमारे पास नजर आ रहा है, H1 H2A H2B H3 H4, ठीक है। H1 H3 H4, H2 जो है वो A और B के रूप में रहता है। ये हम लोग हिस्टोन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के हिसाब से ये सब नाम दिया गया है। एंड अगर मैं क्रोमेटीन की बात करूं ना, तो समझना, अगर मान लो हम क्रोमेटीन थ्रेड की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोले कि भाई ये जो है ये ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं, इधर नहीं बनाते, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, बड़ा बन जाएगा ये। लिख लिए यहाँ तक? हो गया? देखो, अब इसके बाद से हम लोग बात करें तो एक्चुअली हम लोग बार बार टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारे सुने हैं, हम लोग टर्म्स को सुनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्रोमेटीन को देखा है, हम लोगों ने क्रोमोसोम वर्ड सुना है, हम लोग क्रोमेटीड वर्ड सुना है, बहुत सारे। लेकिन हमेशा ना कंफ्यूजन होता है कि क्रोमोसोम और क्रोमेटीड क्या है। तो सिंपल से समझिएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हम कह सकते हैं कि क्रोमेटीन ही होता है जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग अगर क्रोमेटीन थ्रेड की बात करें तो कुछ ऐसा थ्रेड नजर आता है, कहीं पे ये थ्रेड जो होता है काफी क्वाइल्ड प्रेजेंट होता है,
ठीक है, कहीं पे ये जो थ्रेड है काफी क्वाइल्ड प्रेजेंट होता है, तो इस जहां क्वाइलिंग समझो ज्यादा होगा ना, जहां क्वाइलिंग ज्यादा होगा एंड बीच में ये हिस्टोन प्रोटीन है, मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन हम कह रहे हैं, ठीक है, सिंपल समझना, जहां क्वाइलिंग ज्यादा है जाहिर सी बात है वो वहां पे पॉकेट साइड जैसा बन जाएगा, मतलब वहां पे स्पेस बन जाएगा, कोई भी चीजें रह सकती है, अटक सकता है, तो वहां पे एक्चुअली रह क्या जाता है, कलर। तो अगर हम लोग देखेंगे क्रोमेटीन को जब स्टेन करते हैं ना, तो दो रीजन नजर आता है हमको, वो कम होता है, ठीक है, मतलब लाइटली स्टेट होता है क्योंकि वो ओपन एरिया है, वहां पे कलर नहीं टिक पाता है, दूसरा जो क्वाइल्ड हाईली क्वाइल्ड एरिया होगा ना, वहां पे कलर टिक जाता है, ठीक है, तो वो डार्कली स्टेन्ड होता है। तो दो पार्ट्स हमको नजर आते हैं, एक ये पार्ट होता है क्रोमेटीन नेट का जो कि डार्कली स्टेन्ड होता है, इसको हेट्रोक्रोमेटीन हम कहते हैं, समझना इस चीज को, हेट्रोक्रोमेटीन, जो कि डार्कली स्टेन्ड है, क्यों है, क्योंकि हाईली क्वाइल्ड है। एंड ये जो पार्ट हमको नजर आ रहा है जो कि इस पार्ट को यू क्रोमेटीन हम कह सकते हैं, यू क्रोमेटीन। तो दो पार्ट्स क्लियरली हमको नजर आ रहे हैं, एक हो गया क्या भाई, हेट्रोक्रोमेटीन, दूसरा हो गया लाइटली स्टेन्ड, क्यों, क्योंकि वो ओपन एरिया है, उसमें कलर जो है वो फंस नहीं पाता है, वो अटक नहीं पाता है। तो एक पार्ट क्या है क्रोमेटीन, ये क्या हो गया हेट्रोक्रोमेटीन, क्योंकि ये डार्कली स्टेन्ड है, डार्कली स्टेन्ड पार्ट, ठीक है। दूसरा यूक्रोमेटिन क्या हो गया हमारा, लाइटली स्टेन्ड हो गया, लाइटली स्टेन्ड। अब देखो जाहिर सी बात है, जिसके रेप्लिकेशन की हम बात करेंगे ना, हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे तो एक एस पेज आता है जिसमें कि रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो एस पेज जो है इसमें रेप्लिकेशन जब होगा तो कौन पहले रेप्लिकेट करेगा, जाहिर सी बात है जो ओपन रहेगा वो अपना जैसा दूसरा डीएनए जल्दी बना पाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी ही रेप्लिकेट, आवाज आ रही है मेरी क्लियर, नेटवर्क के कारण थोड़ा सा कट गया थी। क्रिश अब आवाज आ रही है क्लियर, वीडियो मैंने बंद कर दिया है। ओके, सो हाँ, देखिए तो दो पार्ट्स हमको क्लियरली नजर आ रहे हैं, एक हो गया क्या हेट्रोक्रोमेटिन, यहां देखो, दूसरा हो गया यूक्रोमेटिन, ये लाइटली स्टेन्ड है, ये डार्कली स्टेन्ड है, क्यों भाई, क्यों ये लाइटली स्टेन्ड है, क्योंकि ये थिन पार्ट है, ठीक है, इसकी बात करें तो ये थिन होता है एंड एक्सटेंडेड पार्ट है, लंबा है, एक्सटेंड किया हुआ एक्सटेंडेड पार्ट है। यहीं पे अगर मैं हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूं तो ये थिक होता है, कॉइल्ड होता है एंड कंडेंस्ड होता है। अब देखो जाहिर सी बात है, डीएनए जो है, ये पढ़े होंगे आपने, एक वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए कभी भी ना या फिर कोई भी कैरेक्टर प्रोटीन के कारण डिसाइडेड होता है एंड प्रोटीन जो है वो राइबोसोम की मदद से आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन डीएनए आरएनए को बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं। तो अगर मैं जेनेटिकली देखूंगा तो ये ज्यादा एक्टिव होगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, एंड ये क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव हो गया, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव, लेस एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं तो ये ज्यादा, अब देखो तुमको क्लियरली नजर आ रहा होगा, अगर इस रीजन में बात करें और इस रीजन में, तो हिस्टोन कहां नजर आ रहा है, हिस्टोन ब्लू वाला है। तो हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन होता है,
इसमें क्या है, लेस हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या है, मोर हिस्टोन प्रोटीन है, मोर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एक में लेस है, एक में मोर है। ठीक है, अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो रेप्लिकेट कौन फास्ट करेगा, जाहिर सी बात है ये वाला जो यूक्रोमेटिन है वो जल्दी करेगा रेप्लिकेट इन अर्ली एस फेज। हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस पेज को, एस पेज बोलते हैं उसको, एस पेज। इसी के बाद चैप्टर में जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ये क्या है, रेप्लिकेट इन लेट एस पेज, टाइम लग जाता है इसको रेप्लिकेशन में, लेट एस पेज में ये रेप्लिकेट करता है भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं हेट्रोक्रोमेटिन की, तो हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादातर पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वाले साइड में। एंड एक्चुअली दो तरह के हेट्रोक्रोमेटिन हमको नजर आते हैं। ठीक है, अगर मैं हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप की बात करूं तो बेसिकली दो तरह के हेट्रोक्रोमेटिन हमको नजर आते हैं। एक को हम कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूं तो ये पार्ट हर जगह, हर क्रोमोसोम में, हर स्टेजेस में पाया जाता है। जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, तो बीच का रीजन सेंट्रोमेयर कहलाता है। तो वही जो है, वहीं पे क्रोमेटिन काफी ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, एंड उस चीज को कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन हम कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं occurs in all cells in all stages, all stages। एग्जाम्पल की बात हुई तो क्या हो जाएगा, सेंट्रोमेरिक रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन। फिर क्या है, दूसरा है फैकल्टेटिव, हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी देखने को मिलेगा या किसी सेल में, पर्टिकुलर सेल में। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो अगर मैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूं तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ ही सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ सम स्टेजेस में। ठीक है, occurs in some cells in some stages। एग्जाम्पल इज बार बॉडी। बार एक साइंटिस्ट का नाम है, हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बार बॉडी के बारे में। लिखिए तो यहाँ पर, ये थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्रोमेटिन था जो कि दो तरह का हो गया। हो गया। नेक्स्ट फोर्थ हमें जो पढ़ना है, फोर्थ ये जो हमें पढ़ना है ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, देखिए न्यूक्लियोलस की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोलस सबसे पहले
एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये स्फेरिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर हमको नजर आता है, एंड इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है ये स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लेस होता है। मेन अगर मैं काम की बात करूं तो यहीं पे राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरआरएनए, जो कि आरएनए हम कह सकते हैं जरूरी है राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। साइट फॉर एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए राइबोसोम में ही प्रेजेंट होता है, तो राइबोसोम को बनाने का काम करता है आरआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियोलस की बात करूं तो कैसा नजर आता है, ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जिसके पेरिफेरल पार्ट थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक तरीके से ज्यादा ही डेंस रहता है। सबसे पहले हम लोग पेरिफेरल पार्ट की बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा डेंस हमको देखने को मिल रहा है। या ग्रैनुलर पार्ट भी इसे हम कह सकते हैं। इस रीजन में मेनली आरएनए या आरआरएनए हम कह सकते हैं और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस रीजन को ग्रैनुलर रीजन हम कहते हैं न्यूक्लियोलस के। एंड जो सेंट्रल रीजन होता है, इस रीजन में मेनली अगर मैं कहूं तो इस रीजन में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो दो रीजन हमको न्यूक्लियोलस का नजर आ रहा है भाई। एक रीजन क्या हो गया, एक रीजन ग्रैनुलर रीजन जो कि पेरिफेरल रीजन है, दूसरा क्या है न्यूक्लियोलस के बीच का रीजन सेंट्रल रीजन जिसको फाइब्रिलर रीजन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा अंदर एक मैट्रिक्स बना रहता है, जिस मैट्रिक्स को हम, ये प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है जिसमें फाइबर्स और ग्रैन्यूल्स, फाइबर्स बीच के हो गए और ग्रैन्यूल्स साइड वाले हो गए, दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। एंड इस पर्टिकुलर रीजन को पार्स एमोर्फा कहते हैं या एमोर्फस रीजन हम लोग कहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पेरिफेरल रीजन हो गया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रैनुलर रीजन, ग्रैनुलर रीजन। ये वाला क्या हो गया, सेंट्रल रीजन जिसको हम फाइब्रिलर रीजन कहते हैं, फाइब्रिलर रीजन, फाइब्रिलर रीजन। इसी को ना न्यूक्लियोनीमा कहते हैं, न्यूक्लियोनीमा, न्यूक्लियोनीमा। एंड ये जो एमोर्फस रीजन है जिसके अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इसके अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट होंगी, इस एमोर्फस रीजन को पार्स एमोर्फा कहते हैं, एमोर्फा। तो ये हमारा ग्रैनुलर रीजन, फाइब्रिलर रीजन, ग्रैनुलर रीजन में क्या क्या चीजें हैं भाई, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स, इसके अंदर क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है। एंड ये जो पार्स एमोर्फा हमको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर दोनों ही चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर ये भी आ जाएगा, इसके अंदर ये भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही को कंटेन ये करता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली प्रोटीनेशियस ग्राउंड मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं लोग, प्रोटीनेशियस ग्राउंड मैट्रिक्स।
अब देखो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म में तो होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या चीज प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटीन भी तो प्रेजेंट हमको दिख रहा है। तो क्रोमेटीन का समझो या क्रोमोसोम का वो पार्ट जो इस न्यूक्लियोलस से टच करता होगा, ठीक है, क्रोमेटीन का वो पार्ट जो इस या क्रोमोसोम का वो पार्ट जो इस न्यूक्लियोलस से टच करता है, उस पार्ट को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं हम लोग, NOR, इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजम रीजन कहते हैं। फिर से मैंने क्या बोला, क्रोमेटीन या क्रोमोसोम का वो पार्ट, क्योंकि न्यूक्लियोलस भी तो न्यूक्लियोप्लाज्म में है एंड वहां पे दूसरा स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमेटीन भी तो प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलस जिस रीजन पे टच होता है क्रोमोसोम या क्रोमेटीन के, उस पर्टिकुलर रीजन को NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से हम जानते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोलस। अगर मैं इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसके केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं कि भाई न्यूक्लियोलस का क्या ही केमिस्ट्री है, तो भाई न्यूक्लियोलस के केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी तीन चीजें ही प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला जो है चीज वो है प्रोटीन, जो कि हमको दिखा, दूसरा है DNA, तीसरा है RNA, ठीक है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें देखो प्रोटीनेशियस ग्राउंड मैट्रिक्स हो गया, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, सब जगह प्रोटीन है, तो प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, 85% होता है। RNA DNA से ज्यादा होता है क्योंकि RNA यहाँ पे रहता है, तो 10% आपका RNA ही प्रेजेंट होता है एंड ओनली 5% इज DNA। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियोलस। एंड अगर मैं नंबर की बात करूं कि नंबर में कितने होते हैं भाई, नंबर में कि एक सेल है उसमें नंबर में कितने होंगे, कितने न्यूक्लियोलस होने चाहिए, तो जनरली अगर हम लोग देखें तो वो जनरली 1 पर न्यूक्लियस रहता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस रहता है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल में क्योंकि मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव है, प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, तो 5 पेयर्स यानी कि 10 प्रेजेंट होते हैं। अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो वो oocyte ऑफ एम्फीबियन में होते हैं, oocyte ऑफ एम्फीबिया। एक न्यूक्लियस के अंदर उसके अंदर 2000 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। तो ये नंबर हो गया, ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया, एंड ये हम लोग देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर भी देख लिए कि भाई 3 रीजन में ये बटा होता है। तो ये है न्यूक्लियोलस हमारा। न्यूक्लियोलस के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो मेनली फंक्शन इसका है क्या, मेन फंक्शन है इसका, हम कह सकते हैं राइबोसोम का फॉर्मेशन। इसीलिए इसको हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, फैक्ट्री ऑफ सेल, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा न्यूक्लियस पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा, क्रोमेटीन पढ़ा एंड लास्टली न्यूक्लियोलस पढ़ लिया। अब है बात फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। हो गया ये।
हाँ श्रेयांश पढ़ना है, क्रोमोसोम पढ़ना है। हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करूं कि क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियस का, सबसे पहला फंक्शन आता है मेरे दिमाग में कि भाई न्यूक्लियस जो है इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूं कि सेकंड फंक्शन जो है न्यूक्लियस का वो होता क्या है, तो भाई क्योंकि न्यूक्लियस ही जो है वो डिवाइड होता है एंड डॉटर सेल में जाता है, तो इट आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, या हम कह सकते हैं इट इज अ प्री रिक्विजिट, या हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज अ प्री रिक्विजिट टू सेल डिवीजन। कि भाई अगर न्यूक्लियस ही नहीं डिवाइड होगा ना, न्यूक्लियस ही नहीं डिवाइड होगा तो सेल तो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is a prerequisite of cell division। cell division। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि फोर्थ पॉइंट क्या होगा, या फिर कैसे हम कह सकते डिवाइड करता है या न्यूक्लियस का और क्या फंक्शन होता है, तो न्यूक्लियस का ये तो भाई हम लोगों ने देख लिया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, सेल डिवीजन में मदद कर रहा है, या प्रीरिक्विजिट मतलब बिना उसके नहीं होगा। नेक्स्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी तो कंट्रोल करता है, तो हम कह सकते हैं कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितने भी फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट ये वेरिएशन को कॉज करता है, वेरिएशंस। डेवलप ड्यू टू चेंज इन genetic material of nucleus जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। इसी को फंक्शंस कहते हैं, यही 5 फंक्शंस है। तो ये जो है ये इवोल्यूशनरी रोल हो गया, इसका इवोल्यूशन में मदद कर रहा है। इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस खत्म हो गया एंड अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सेल डिवीजन में भी लेके जाएगा, दैट इज क्रोमोसोम्स। अभी तक जो हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इंटरफेज न्यूक्लियस को पढ़ा है, तो कंप्लीट हो गया।
क्योंकि क्रोमोसोम इंटरफेज न्यूक्लियस का पार्ट ही नहीं होता है, क्रोमोसोम तो नजर ही नहीं आता है, वो तो क्रोमेटिन नजर आता है। तो क्रोमोसोम कब नजर आएगा? क्रोमोसोम नजर आएगा जब सेल डिवाइड होने लगेगा, मतलब एम फेज या डिवीजन फेज में ही क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है एंड हमको नजर आता है क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई क्रोमोसोम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टॉपिक बिकॉज वी वर स्टडीइंग द इंटरफेज न्यूक्लियस। तो लास्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना है वो है क्रोमोसोम, बिकॉज क्रोमोसोम इज नॉट विजिबल इन इंटरफेज न्यूक्लियस, इट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहां तक लिख लीजिए, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो है क्रोमोसोम। हो गया? चलिए, बिल्कुल टैक्सी है जो कि कैरी कर रहा है, लेकिन ये टैक्सी उस ड्राइवर या पूरे टैक्सी को पे भी कर रहा है, मतलब उसके फंक्शन को कंट्रोल भी कर रहा है, जिसके कारण पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है भाई, वो है क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक दे दीजिए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम में हमको पढ़ना क्या क्या है, एक हम ब्रीफ इंट्रो दे दे रहे हैं, उसी को एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो वी हैव टू स्टडी इट्स इंट्रो। इंट्रो में ही आ जाएगा आपका डिस्कवरी। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसके बारे में पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। फिर एक टर्म आता है इसके स्ट्रक्चर पे बेस, वो है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप या इसी को आइडियोग्राम भी बोलते हैं। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? को पागल स्कूटी ले नहीं खोल देती है, छाता खोल देता है, वाह छाता आ गया था। आइडियोग्राम इसको बोलते हैं, आइडियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से हमको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, स्ट्रक्चर को, एंड लास्टली इसके हम कह सकते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और उसका रिजोल्यूशन बढ़ा के देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या नजर आएगा, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना है। यही 5 सब टॉपिक्स के अंदर में हमको इसको पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके इंट्रो को पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप को हम देखेंगे, a term that is known as ideogram or karyotype will be studied. Next structure हो गया भाई, and lastly ultra structure हो गया। This will be our study sequence। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम उठाए इंट्रो। इंट्रो ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके इंट्रो की बात करूं तो सबसे पहला चीज क्या हो गया, विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, सेल डिवीजन के दौरान ही ये विजिबल होता है। एंड ये एक्चुअली होगा क्या, समझना इस चीज को, समझना तुम, अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं।
जैसे सिंपल समझना कि हम बात कर रहे हैं इसकी, ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। अभी क्या होता है ना कि हिस्टोन जो है वो दूर दूर है। आपने वर्ड सुना होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जैसे हम लोग बोलते हैं कि गैस इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, तो कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का क्लोज आना। तो गैस लिक्विड में कैसे बनता है, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई अ गैस बिकम्स अ लिक्विड। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज स्लो लोअर डाउन ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ताकि मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को हम डिक्रीज कर सकें। तो ये जो दिख रहा है हमको हिस्टोन है और डीएनए है। जैसे हम इस फिगर में देखते हैं कि ये क्या हो गया, ग्रीन वाला जो है मान लो डीएनए है, हम कह रहे हैं दो ही स्ट्रक्चर मानते हैं, ये हम हिस्टोन मान के चल रहे हैं, हिस्टोन। और भी नॉन हिस्टोन भी है, ऐसा नहीं, लेकिन हम दो चीजों को लेके चल रहे हैं, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये क्रोमेटिन हो गया। जैसे ही सेल डिवीजन आता है तो इसी का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, इसी के मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, कंडेंस होता है, कंडेंसेशन। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, स्ट्रक्चर वाले चीज इसमें देखेंगे, एक्चुअली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, लेकिन ओवरऑल बता दे रहे कि हो क्या क्या। तो देखो हिस्टोन जो है भाई करीब आने लगे, मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस करना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसा ऐसा कंडेंस करना स्टार्ट किया, एंड हम कह सकते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी पास पास आ जाएंगे, तो अब ये क्रोमेटिन था कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो कुछ अमाउंट में ना न्यूक्लियोप्लाज्म इसके इर्द गिर्द कंडेंस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आने लगा, ठीक है। एंड इसके इर्द गिर्द मैंने क्या बोला, क्योंकि ये कंडेंस होते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बढ़ेगा, तो अब क्योंकि ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उस न्यूक्लियोप्लाज्म को भी ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा, ठीक है, ये कंडेंस करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म को। एंड जब कंडेंस करेगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। एंड जमा होने पे उसके ऊपर से एक प्रोटीन का लेयर बन जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं, एंड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट में इसके न्यूक्लियोप्लाज्म जमा हो गया, एंड यही स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंडेंस करके क्या बना लिया, क्रोमोसोम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन आफ्टर कंडेंसेशन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या भर गया होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को आपस में कंडेंस कर लेता है। एंड बीच में जो लेयर बन जाता है, या बीच में जहां पे हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा होता है, कौन सा अभी हम लोग पढ़े थे, कंस्टिट्यूटिव। और यही कंस्टिट्यूटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है एक्चुअली यही क्या बना रहा है आपका, बीच में हम कह सकते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन काफी ज्यादा कंडेंस होता है, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है एक्चुअली यही क्या हो जाता है, सेंट्रोमेयर। यही वाला रीजन क्या हो जाता है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा क्रोमेटिन था, ये वाला क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम में बीच में क्या है, सेंट्रोमेयर नजर आएगा, सेंट्रोमेयर नजर आएगा। एंड इसके हर एक आर्म को, हर एक आर्म कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला एक आर्म हो गया, ये वाला दूसरा आर्म हो गया, हर एक आर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। मतलब ये वाला क्या हो गया, क्रोमेटिड हो गया। तो हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, एंड दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर, बहन कहते हैं। याद करिए हम लोग बायोलॉजी में हम लोग थोड़ा फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं, हम लोग
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिद्धांत पे है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है, इनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये हमारा, अगर हम लोग देखें क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में अंतर, तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। सो नोट करिए इसको। हो गया, चलिए। तो अब इंट्रो में कुछ और पॉइंट्स रह गए। सबसे पहला, अगर मैं इसके डिस्कवरी की बात करूं, ठीक है, तो भाई क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी जो है, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, ये भाई स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट है, इनको ही जाता है। स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर। नेक्स्ट, अगर मैं टर्म की बात करूं, ठीक है, टर्म की बात करूं, तो टर्मिनोलॉजी वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट थे। टर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये टर्म वाल्डेयर साहब ने दिया था, वाल्डेयर। वहीं पे क्रोमेटीन जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था। नेक्स्ट, अगर मैं इसके शेप साइज की बात करूं, तो शेप इसका कैसा होता है? शेप भाई इसका रॉड लाइक होता है, रॉड शेप। अगर मैं इसके साइज की बात करूं, तो साइज 0.5 से लेके 32 माइक्रोन होता है। 32 माइक्रोन सबसे बड़ा हो गया लेंथ क्रोमोसोम का, जो ट्राइलियम प्लांट में देखने को मिलता है, ट्राइलियम प्लांट। अगर मैं इसके स्टडी की बात करूं, स्टडी की, तो दो तरीके से स्टडी हम लोग करते हैं। एक इसके स्ट्रक्चर के लिए स्टडी करते हैं, दूसरा उसके शेप के लिए करते हैं। तो अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, तो अगर हमको स्टडी करना होगा, तो स्टडी हमको जब करना होता है, तो हम मेटाफेज को चूज करते हैं जब उसके स्ट्रक्चर को देखना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को तभी हम देख पाएंगे जब विजिबल होगा दोनों क्रोमेटिड। एंड जब हमको शेप को देखना होता है कि एल शेप का है कि वी शेप का है कि आई शेप का है, तो उस समय हम, सॉरी, स्ट्रक्चर मेटाफेज, क्योंकि जब मेटाफेज में दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एंड जब उसके हमको शेप को स्टडी करना होता है, तो हम एनाफेज को कंसीडर करते हैं। एनाफेज में जहां पे सेंट्रोमेयर टूट जाता है एंड क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो ऑर्गेनिज्म में पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स।
जैसे मान लो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आपके ह्यूमन हो गए। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो ह्यूमन में 23 पेयर्स रहते हैं, इट मींस 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड हाफ या सिंगल पेयर को, वन सेट को, इसको तो हम डिप्लॉयड कह देंगे, इसको तो डिप्लॉयड कह देंगे। एंड जो सिंगल सेट होता है, सिंगल सेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 23 क्रोमोसोम का, इसको हम लोग क्या कह देंगे, हैप्लॉइड कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कह सकते हैं जीनोम। वर्ड जीनोम यूज किया गया है। जीनोम मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, उसी के लिए वर्ड हम जीनोम यूज करते हैं। तो जीनोम इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक सेक्स सेल में क्या प्रेजेंट होता है, जीनोम प्रेजेंट होता है। इसीलिए, क्योंकि जीनोम इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि एक सेक्स सेल से ही ना एक तरफ से मदर का कैरेक्टर आ रहा है, एक तरफ से फादर का कैरेक्टर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जीनोम जो है भाई, ये पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप है, जो कि ऑफ स्प्रिंग में एक पेरेंट से आता है, मदर से ओवम के रूप में आ रहा है एंड फादर से स्पर्म के रूप में आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा बेसिक इंट्रो हो गया। अब हमको देखना है इसके टाइप्स के बारे में। या तो भाई पहला हम लोग का इंट्रो हो गया, दूसरा है टाइप। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कोई बेसिस होगा जिसपे हम डिवाइड किए, तो सेंट्रोमेयर के पोजीशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ऑफ सेंट्रोमेयर, इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हैं किस चीज को, क्रोमोसोम को। चार तरीके से हम डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम को। सबसे पहला जो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये हमारा सेंट्रोमेयर हो गया, सब में सेंट्रोमेयर बना रहे हैं। ये सेंट्रोमेयर हो गया भाई। एंड एक्चुअली आर्म के लेंथ के डिफरेंस पे ही हम कह सकते हैं, या सेंट्रोमेयर के पोजीशन पे आर्म का जो लेंथ है वो वेरिएबल हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भाई ये वाला जो है, इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं, जहां पे एक जो आर्म है वो बहुत लंबा है, दूसरा एकदम मतलब टिप पे पाया जाता है सेंट्रोमेयर। दूसरे में क्या होता है, थोड़ा सा टिप को छोड़ के हम कह सकते हैं थोड़ा सा पाया जाता है, तो एक आर्म इतना बड़ा दिखता है, एक आर्म इतना बड़ा दिखता है। तीसरा जो है वो है, हम कह सकते हैं इसको कि एक आर्म इतना बड़ा है, दूसरा आर्म इतना बड़ा है। तीसरा हो गया एक्रोसेंट्रिक। चौथा जो हो गया वो हम कह सकते हैं बिल्कुल ही बीच में पाया जाता है, इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो एक एक करके नाम है।
ये एकदम टर्मिनल पे पाया जा रहा है, इसीलिए इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। टीलो मतलब टेल हो गया, एकदम टर्मिनल पे। सेंट्रिक, ये क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया। ये शेप्स हम कहाँ देख पाएंगे, एनाफेज में। ये हो गया सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। एंड लास्टली हो गया मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो 4 डिफरेंट तरह का हमको क्रोमोसोम नजर आ रहा है। एक हो गया भाई टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो 4 डिफरेंट तरह का क्रोमोसोम हमको नजर आ रहा है। ठीक है, एंड इसी में वर्ड एक आता है जो है आर्म रेशियो। ठीक है, आर्म रेशियो। आर्म रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया भाई, दोनों लेंथ जो आर्म है उन दोनों के लेंथ में ही हम कह रहे हैं डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है। तो आर्म रेशियो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म बाय लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म, देखिए आर्म रेशियो डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन एक चीज पूछता है, वो होता है कि ये आर्म रेशियो जो है वो मैक्सिमम किस टाइप के क्रोमोसोम के लिए होता है। तो मैक्सिमम क्लियरली हमको नजर आता है एक्रोसेंट्रिक में, एक आर्म बहुत बड़ा एक छोटा है, इसमें है ही नहीं दूसरा आर्म। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक के लिए होता है, एक्रोसेंट्रिक के लिए होता है। मैक्सिमम जो है वो एक्रोसेंट्रिक के लिए हमको देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा जो टाइप्स वाला सेकंड टॉपिक है क्रोमोसोम का वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो है कैरियोटाइप या आइडियोग्राम। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कैरियोटाइप या आइडियोग्राम। नेक्स्ट है भाई कैरियोटाइप या आइडियोग्राम। या आइडियोग्राम। कैरियोटाइप या आइडियोग्राम। अब देखो कैरियोटाइप या आइडियोग्राम की बात करें तो सिंपल, ये जितने भी क्रोमोसोम है ना उनका स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा वो दिखता है, उसी को कैरियोटाइप कहते हैं। एंड आपको जान के ये चीज सरप्राइज होगा कि कैरियोटाइप जो है वो हर एक हम कह सकते हैं स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर पूरे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हमारा कैरियोटाइप लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा। टाइगर्स की बात करें तो उनका कैरियोटाइप अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है उनमें क्रोमोसोम नंबर भी अलग होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी अलग अलग हमको देखने को मिलेगा। तो कैरियोटाइप एक्चुअली में हम डिफाइन क्या चीज कर सकते हैं, इट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम। एक्सटर्नल morphology of all chromosomes, of all chromosomes, of all chromosomes। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज स्पेसीज स्पेसिफिक। स्पेसीज स्पेसिफिक, हर एक स्पेसीज के लिए अलग अलग कैरियो टाइप या आइडियोग्राम हमको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके स्टडी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, कैरियोटाइपिंग हम कब करेंगे, स्टडी मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको देखना है ना।
हमको उसका टाइप नहीं देखना है, हमको स्ट्रक्चर देखना है। तो मेटाफेज पे स्टडीज का किया जाता है। कैरियोटाइप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इट इंक्लूड्स, जब हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोम का तो क्या चीजें हम देखेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम देखेंगे कि भाई एक इंडिविजुअल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेटिव साइज देखेंगे कि भाई एक क्रोमोसोम दूसरी की तुलना में कितना बड़ा छोटा होता है, या एक स्पेसीज में मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम ह्यूमन में ऐसा है तो फर्स्ट क्रोमोसोम डॉग में कैसा होगा। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर दैट डिसाइड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। आर्म रेशियो की हम बात कर सकते हैं या लेंथ ऑफ आर्म बात कर सकते हैं, आर्म रेशियो। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता क्या है, स्ट्रक्चर में देखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। एंड बैंडिंग पैटर्न्स। बैंडिंग पैटर्न्स कहने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो डीएनए है उसमें कैसे बैंड नजर आ रहे हैं, कैसे सीक्वेंसेस हमको नजर आ रहे हैं, तो बैंडिंग पैटर्न्स हम लोग देख सकते हैं। सिंपल बैंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम के एक्सटर्नल, ऐसे हम लोग बैंडिंग पैटर्न देखते हैं क्रोमोसोम को, जब हम लोग कट करते हैं डीएनए को तो डीएनए बैंड्स के रूप में नजर आते हैं, तो ये बैंडिंग पैटर्न हमको कैसा मिल रहा है, यही इट इज आल्सो अ बेसिस फॉर डीएनए टेस्टिंग। हाँ बिल्कुल आस्था, एनिमल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। जैसे डॉग मिलेंगे तो सारे डॉग का क्रोमोसोम का नंबर एक ही होगा। अब देखो आइडियोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो आइडियोग्राम का अगर कैरियोटाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है, तो इसी को हम लोग आइडियोग्राम कहते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप, इसी को हम क्या कह रहे हैं, आइडियोग्राम कहते हैं। मतलब है आइडियोग्राम क्या, बस उसको कैरियोटाइप को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई क्या क्या चीजें कहाँ है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियोग्राम कहते हैं। तो ये है कैरियोटाइप। एक जैसा कैरियोटाइप पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि एक जैसा पाया जाने का मतलब क्या है, उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे। और एसिमेट्रिक कैरियोटाइप जो होता है वो होता है, हाँ बिल्कुल श्रेयांश, आर्म रेशियो और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के लिए एनाफेज में स्टडी करेंगे तो वहां उसका हमको देखने को मिलता है एसिमेट्रिक कैरियोटाइप जो है वो एक एडवांस फीचर है, और सिमेट्रिक कैरियोटाइप जो है वो एक प्रिमिटिव फीचर हमको देखने को मिलता है। तो दो तरह के कैरियोटाइप है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की हम बात करें तो एसिमेट्रिक कैरियोटाइप, एसिमेट्रिक कैरियोटाइप, कैरियोटाइप और सिमेट्रिक कैरियोटाइप।
देखो एसिमेट्रिक कैरियोटाइप क्या हो गया, मैंने बताया एक एडवांस फीचर है, एडवांस फीचर, और सिमेट्रिक एक प्रिमिटिव फीचर हो गया। तो यही हमारा कैरियोटाइप या आइडियोग्राम हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया, हम लोगों ने भाई इंट्रो को कर लिया, हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया, हम लोगों ने कैरियोटाइप पढ़ लिया। अब स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। लिखिए तो याद, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता दें। हो गया? हाँ श्रेयांश, स्टडी में देखो एनाफेज में मेनली हम लोग टाइप सी कंसीडर कर रहे हैं, इसमें मेन जो पार्ट है वो मेटाफेज में स्टडी होगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी यहाँ पे हमको देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें भाई। तो फर्स्ट हो गया हमारा पेलिकल। पेलिकल क्या है, वो प्रोटीनेशियस लेयर है जो कि क्रोमोसोम को कवर करता है। प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सेकंड जो है भाई, सेकंड ये मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स कहां से आया, मैट्रिक्स उसके अंदर वही न्यूक्लियोप्लाज्म ही कंडेंस हो गया तो मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। लिक्विड, इसके अंदर क्या रहेगा, कंटेन एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाटर, ये चीज प्रेजेंट होगा। मैट्रिक्स जो होता है ना वो एक क्रोमेटिक होता है या नॉन क्रोमेटिक हम बोल सकते हैं। ये एक तो सबसे पहले नॉन जेनेटिक हो गया। नॉन जेनेटिक मतलब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, इसमें कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं है। एंड एक क्रोमेटिक हो गया, मतलब अगर इसको रंगते भी है तो ये कलर नजर नहीं आता है क्रोमोसोम में, मतलब ट्रांसपेरेंट ही दिखता है। तो ये दो चीजें हो गई। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो तीसरा चीज क्या हो गया भाई, थर्ड वो है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड मैंने बता दिया कि क्रोमेटिड जो होता है वो क्या होता है। क्रोमेटिड पे हमको कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिनको क्रोमोमियर्स के नाम से हम जानते हैं।
हम कह सकते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन क्रोमोसोम या ऑन क्रोमेटिड हो सकते हैं, क्रोमेटिड। इन बीड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोमियर्स, ठीक है, इनको क्रोमोमेयर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं फोर्थ, इट इज सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ये पहला कंस्ट्रक्शन होता है जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसको, क्योंकि पहले बार क्रोमोसोम में यहीं पे कॉन्स्ट्रक्शन या पतला होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। एंड सेंट्रोमेयर में ही दोनों साइड एक डिस्क शेप का, जैसे मान लो हम कह सकते हैं ये वाला जो है हमारा सेंट्रोमेयर हो गया, मान लो हम कह रहे भाई ये जो है ये है सेंट्रोमेयर, ठीक है, ये है सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर हो गया। सेंट्रोमेयर के दोनों साइड हमको प्रोटीनेशियस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आता है ऐसे। इन प्रोटीनेशियस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। एंड ये वो साइट है जो कि हम कह सकते हैं कि स्पिंडल के अटैचमेंट के लिए होता है, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, लिख लीजिएगा ध्यान से। ये क्या हो गया, काइनेटोकोर्स, ठीक है, ये हो गया काइनेटोकोर्स। हो गया। देखिए इसके बाद से हमको फिफ्थ नंबर जो चीजें नजर आ रही है वो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, मतलब प्राइमरी सेंट्रोमेयर को छोड़ के और भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमको नजर आते हैं, कंस्ट्रक्शन जो कि नजर आते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को छोड़ के। ये बेसिकली दो तरीके का हम कह सकते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट बोलते हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड बोलते हैं। हम कह सकते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को कॉन्स लिखे हुए फर्स्ट एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बाय सेकंड, एब्रिविएटेड में लिख रहे, जगह नहीं है अपना इसीलिए। तो ये दो तरीके का होता है, जो फर्स्ट है ना यही है NOR, नॉर, याद करिए न्यूक्लियोलस जहां पे क्रोमेटिन को छूता है। ये कहां पे पाया जाता है, अगर मैं ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करूं ना तो क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम पे पाया जाता है NOR, ठीक है, बाकी में नहीं पाया जाता है, सम क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, सॉरी सेकंड की बात करूं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, तो 1 नंबर क्रोमोसोम पे, 10 नंबर क्रोमोसोम पे, 13 नंबर क्रोमोसोम पे, 16 नंबर क्रोमोसोम पे, एंड ह्यूमन में मेल यानी कि Y क्रोमोसोम पे पाया जाता है।
तो पहला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हो गया भाई सेंट्रोमेयर, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया कि उसको छोड़ के और भी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं। प्राइमरी तो सब में पाया जाएगा, सेकेंडरी कुछ में पाया जाता है। 5 याद रखिएगा, 5 पहला है, 5 दूसरा है। इसमें से क्वेश्चन कॉमन क्या निकल आया, 13 नंबर आया, तो क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज बोथ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो द आंसर विल बी 13th क्रोमोसोम। इन ह्यूमन है ये। फिर क्या है भाई, एनओआर के बाद का पार्ट जो होता है ना, उसको हम लोग, एनओआर के बाद का पार्ट होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो फिफ्थ हमारा क्या हो गया, सॉरी सिक्स्थ जो हो गया वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर, आफ्टर हम किसको बोल सकते हैं, एनओआर, इसी को सैटेलाइट हम कहते हैं। एंड जब जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाता है उसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो भाई ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम हो गए, ये इतने क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें नॉर पाया जाएगा, नॉर के बाद का पार्ट क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का सैटेलाइट कहलाएगा। एंड ये जो क्रोमोसोम है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट पाया जाता है, तो इन क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम कह सकते हैं ना, इनको हम क्या कह सकते हैं, सैट क्रोमोसोम, SAT क्रोमोसोम। देखिए आज हो सके 10 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रक्चर हो ही गया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है बस। एंड लास्ट में सेवेंथ की बात करूं तो सेवेंथ है आपका टीलोमेयर। टीलोमेयर, MERE, TELOMERE, टीलोमेयर। दो एजेस होता है ना, क्रोमोसोम का टिप होता है, उसी को टीलोमेयर कहते हैं। पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं, पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को भाई हम लोग टीलोमेयर कहते हैं। पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। हाँ बिल्कुल सेंस, एक बार और बता दे रहे, अभी डायग्राम बना रहे ना, क्लियर हो जाएगा तुरंत। खाली नोट डाउन कर लीजिए ना इसको, 2 मिनट दे रहे, सारे लोग नोट डाउन कीजिए। बता रहे सैटेलाइट साइड। तो देखो अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर कैसा फिगर बनेगा,
देखो ये हमको दिख रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ एंड ये आपका बन गया, हम कह सकते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बगल में दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमको, ठीक है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर बना कैसे, क्योंकि क्रोमेटिन काफी ज्यादा कंडेंस किया, ये कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रोमेटिन हो गया। सबसे पहले क्रोमेटिन का ये क्या हो गया, पेलिकल हो गया। पेलिकल के अंदर क्या है, हम कह सकते हैं मैट्रिक्स भरा हुआ है। मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, क्रोमेटिड है, ठीक है। क्या था, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद क्रोमेटिड है। ये दोनों क्या हो गए आपके, क्रोमेटिड हो गए। एक ही क्रोमेटिड है, अभी लंबा ऐसे ही किया हुआ है, एक और रहता बगल से अटैच, एक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्या है भाई, देखो यहाँ पे फिर आपका सेंट्रोमियर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर। फिर याद करिए, अभी देखिए हम लोग काइनेटोकोर के बाद क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, सेंट्रोमियर क्या हो गया हमारा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसको छोड़ के कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नजर आता है। ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमारा, ये वाला पॉइंट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद जो कि हम लोगों ने किस क्रोमोसोम में देखा, फर्स्ट किस में नजर आ रहा है, 13, 14, 15, 21, 22, जो कि NOR है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, NOR कहते हैं। NOR के बाद का पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं सैटेलाइट। और जिस क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट पाया जाता है, उस क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड। फिर लास्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा, टीलोमेयर पढ़ा, ये वाला, ये एज क्या है, टीलोमेयर। टीलोमेयर का मेन काम क्या होता है, एक क्रोमोसोम को दूसरे से फ्यूज होने से रोकता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं एक्चुअली प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ टू क्रोमोसोम्स, यही है हमारा स्ट्रक्चर। ये जो बीट्स नजर आ रहा है, इस बीट्स को ना एक्चुअली, ये जो बीट क्रोमोसोम में नजर आता है, इसी को क्रोमोमियर्स कहते हैं हम, क्रोमोमियर्स। और जो ये थ्रेड नजर आ रहा है ना, ये थ्रेड, इसको क्रोमोनीमाटा कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। जो ये डीएनए का थ्रेड नजर आ रहा है ना, थ्रेड, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमोनीमाटा। और जो ये बीट्स है, इसको क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर्स। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लास्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, 10 मिनट लगेगा, बता देंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, चलिए नोट से लिख लीजिएगा, टाइम लग जाएगा बनाने में आपको, हम आगे बता दे रहे। लास्ट टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
देखो क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको कैसा नजर आएगा। तो क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो भाई इसमें नजर आता है हमको प्रोटीन, आप बाद में बनाइएगा, हम बना ले रहे हैं, आप नोट से बना लीजिएगा, अभी मत बनाइएगा। देखो ये जो ग्रीन वाला हमको नजर आ रहा है ये एक्चुअली डीएनए थ्रेड होता है, एंड बीच में जो नजर आ रहा है यही हिस्टोन प्रोटीन है। तो हम लोगों ने 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन पढ़ा था, है ना। अगर मैं इस डीएनए स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये वाला क्या हो गया, हमारा डीएनए हो गया, सॉरी, एंड डीएनए इसको रैप करता है, ठीक है, डीएनए इसको रैप करता है, और एक रैपिंग में एक बार पूरा का पूरा ये जो ऑक्टामर बोलते हैं 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किए रहते हैं, एंड कंबाइन करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। जो क्वाइलिंग होती है ना, जो हम लोग फिगर में देखे ब्लू वाला बनाए थे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर से ग्रीन वाला जो रैपिंग था, वो असल में रैपिंग कुछ इस कदर से होता है। रैपिंग जो है वो कुछ इस तरह से होता है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, 8 में ऑक्टामर है ये, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर हम कहते हैं। तो देखिए ये हो गए हिस्टोन ऑक्टामर, एंड ऊपर से क्या होता है, इसको सील करने के लिए एक हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये है H2A, देखिए ये है H2A जो हम लोगों ने पढ़ा था, H2B, H2B जो स्लाइटली लाइसिन रिच था, ये है H3, H3, H4, H4। तो ये जो यूनिट हमको नजर आ रहा है ये यूनिट, ये है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर, ठीक है। ये है सीलिंग हिस्टोन बोलते हैं, सीलिंग हिस्टोन या बाइंडिंग हिस्टोन बोलते हैं इसको हम लोग, जो बाइंड करने के काम आ रहा है, बाइंडिंग करवा दे रहा है। ये आपका डीएनए हो गया, डीएनए का 2 पार्ट हो गया, ये ऊपर से जो बाइंड कर रहा है इसको बाइंडिंग डीएनए कहते हैं। एंड समझो बाइंडिंग डीएनए, अब 2 ऐसा यूनिट होगा, इसके बीच ये क्या होगा, लिंकर डीएनए होगा जो 2 यूनिट को जोड़ने का काम कर रहा है, लिंकर डीएनए। टुगेदर जो है सबको मिला के एक यूनिट बोलते हैं, एंड इस पर्टिकुलर यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है, इस यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें आ गई, न्यूक्लियोसोम में अगर हम लोग देखेंगे
तो भाई बाइंडिंग डीएनए आ गया, बाइंडिंग डीएनए प्लस ऑक्टामर कोर आ गया, ऑक्टामर कोर। ऑक्टामर कोर में हम लोग क्या देख रहे हैं, H2। अगर मैं ऑक्टामर कोर की बात करूं तो ऑक्टामर कोर कैसा हो गया भाई, ये अगर हम लोग देखें इसको H2A प्लस H2B प्लस H3 प्लस H4 इंटू 2 है ना। फिर इसके साथ क्या जोड़ेगा, हम कह सकते हैं लिंकर डीएनए, एंड लास्टली कौन जोड़ देगा, हिस्टोन H1 जो कि सीलिंग हिस्टोन रहता है, प्लस H1 हिस्टोन। ये है हमारा न्यूक्लियोसोम यूनिट। अगर मैं बाइंडिंग डीएनए की बात करूं, ये बाइंडिंग डीएनए है, तो लगभग न्यूक्लियोसोम यूनिट में स्टार मार्क करके लिखेंगे, न्यूक्लियोसोम यूनिट have 1/3/4 टर्न्स ऑफ बाइंडिंग डीएनए। मतलब एक पूरा टर्न होगा, एक 3/4 होगा टर्न्स ऑफ बाइंडिंग डीएनए। ये हम लोगों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गया, क्रोमोसोम। ऐसा ही प्रेजेंट होता है। कभी कभी 6 न्यूक्लियोसोम आपस में यूनाइट करते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम जो है वो यूनाइट करते हैं, एंड यूनाइट करके हम कह सकते हैं कभी कभी 6 न्यूक्लियोसोम यूनाइट करते हैं आपस में, एंड यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड याद रखिए, आप मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे, कॉइल को सोलेनॉइड कहते हैं। एक कॉइल है तो ठीक है, टर्म्स बढ़ा दिए तो क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया। तो यही है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन होता है। डीएनए देखो, डीएनए में ना फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, कहते हैं ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक है, एसिडिक नेगेटिवली चार्ज होता है, समझना इस चीज को। एंड बेसिक जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब हिस्टोन जो है ऑक्टामर क्या हो गया, पॉजिटिव, डीएनए क्या हो गया, नेगेटिव। इसीलिए उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एंड इसीलिए ऑक्टामर पे डीएनए क्या होता है, रैप कर पाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सेल जो है वो खत्म हो गया। टोटल 13th लेक्चर लगे हैं। जिन भी लोगों का लेक्चर्स मिस हुआ है, आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास से हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। एंड इस पे जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसको लिख लीजिएगा, अपलोड कर दे रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।